जिस वक्त DGISPR ने प्रेशर दिया है तो उसके अंदर यह कहा कि 102 शरपसंदों का ट्रायल फौजी अदालत में शुरू हो गया है। जब अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया गया तो उन्होंने ये कहा कि अभी जो है सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालतों में शुरू नहीं हुआ है। ये अबहाम था। ये IFP क्लोज करें। अब ये बताइएगा सर कि असल इस वक्त सिचुएशन क्या है, क्लैरिटी क्या है? कमांडिंग ऑफिसर को ये लोग दे दिए गए हैं और ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ, तहकीकात हो रही है, तफ्तीश हो रही है? बिल्कुल, अभी ट्रायल डेफिनेटली शुरू नहीं हुआ। ये फौजी अदालत में जब फौज के पास आ जाते हैं उसके बाद इनकी दोबारा इन्वेस्टिगेशन होती है। वहाँ पर डिटेल इनके जो भी प्रॉब्लम थी वो चेक की जाती हैं, फैक्ट्स फिगर होते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस उसको चेक किया जाता है और जब होने के बाद फिर उसके बाद उसकी चार्जशीट बनती है और फिर ट्रायल शुरू होता है। आई थिंक इट विल टेक सम टाइम बिफोर, ताकि इंसाफ के तकाजे सारे पूरे होने चाहिए। जब भी कोर्ट मिलिट्री कोर्ट में केस आता है वहाँ पर पूरी जांच पड़ताल होती है और एक इम्प्रेशन जो है कि कहीं बहुत जल्दी किया जाता है, इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते, एक्यूज को अपना राइट नहीं दे रहा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए कि सिविलियन वो लॉयर भी कर सकता है, पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसके बाद चार्जशीट बनती है, उसको सुनाई जाती है, फिर केस प्रोसीड होता है उसमें उसके पास अपनी मर्जी। अच्छा, अब देखिए जितने लोग अभी हैंड ओवर किए गए कमांडिंग ऑफिसर को, उनके अहले खाना तो लाइल्म होंगे कि उनके प्यारे कहाँ हैं। मतलब वो ATC से कमांडिंग ऑफिसर को दे दिए गए हैं, लेकिन क्या उनके अहले खाना को इंटीमेट करना ज़रूरी नहीं था या कर दिया होगा ताकि वो कोई सिविल काउंसिल करना चाहते हैं तो काउंसिल कर लें, या फिर इसके अगेंस्ट कोई पटिशन करना चाहते हैं तो पटिशन दे दें? बुनियादी हुकूक भी यही है। देखें, अभी सारा उनको बिल्कुल बताया जाएगा, एक्यूज को बताया जाएगा कि ये आपके राइट्स हैं, आपको लॉयर अपनी मर्जी का निकाले, फिर उनके साथ उनकी लवाकिन से मिलवाया भी जाएगा। ऐसी कोई नहीं खुदा न खासा बात है कि कोई उन्होंने कि आप उनको मिलवाएंगे नहीं। कोर्ट केस तो जो भी है कानून के मुताबिक टाइम होता है, कितने दिन बाद उनकी मुलाकात भी हो सकती है, उसके बाद उनको चार्जशीट जो दी जाएगी वो बताई जाएगी और उसके बाद उनको राइट दिया जाएगी कि आप अपना लॉयर बताएं किसको आप हायर करना चाहते हैं, वो भी वो कर सकते हैं। और सेकंड, जब ये सिर्फ होता है कि स्पीडी ट्रायल होता है इसके अंदर, इसमें सिविल ट्रायल की जगह ये नहीं कि 6, 7, 8 साल लग जाते हैं केस को चलते हुए, 2-2 महीने की डेट्स एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाता है कि 3-4 महीने में, या डिपेंडिंग ऑन द केस की कितनी नौयत किस तरह की है उस हिसाब से उसको टाइम देते हैं। और फिर उसके बाद उसको फिर हक होता है कि वो आगे जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, दोनों में उसका रेमेडी होती है, वहाँ भी वो कर सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ इट द मैटर इज कि एक्सपेडाइट किया जाए, बाकी तमाम इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाते हैं। आपके सामने जब ICJ में गुलबचन यादव को सजा वो केस हुआ था उसका, जब ICJ में केस गया था तो वहाँ पर उन्होंने कोई एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं निकाली कि डिफेंस को मौका नहीं दिया गया या प्रोसिक्यूशन को मौका नहीं दिया गया। तमाम बिल्कुल, वहां पे भी काउंसलर एक्सेस का मामला था और वो काउंसिल एक्सेस भी कुलभूषण यादव के केस पे भी दे दी गई थी। वेंकटेश साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आज कोर्ट में भी बात हुई कि आर्मी एक्ट के किस सेक्शन के तहत कार्रवाई होगी, 21D या 2D2 के तहत होगी। तो ये इन दोनों सेक्शंस से मुतालिक अगर आप बता सकें कि अल्टीमेटली अगर इनमें से किस सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए सिविलियंस को हैंडओवर किया जाएगा, ट्रायल होगा और फिर किसकी कितनी सजा बनती है? देखिए, मुझे एक्चुअली आई एम नॉट अ लॉयर, मुझे ये नहीं पता कि सेक्शन कौन से हैं दोनों, लेकिन एक बात है कि इसमें केस की नौयत पर डिपेंड करते हुए जो कोर्ट आता है वो सज़ा देता है। कोर्ट 2 साल से भी हो सकती है, आपको 8-10 साल भी हो सकती है, इसके दरम्यान में होती है। लेकिन खुदा ना खासा इट्स नॉट अ मैटर ऑफ डेथ पेनल्टी के खुदा ना खासा कोई ऐसी बात हो, वो आई डोंट थिंक ऐसी बात होती है। और जरूरी नहीं है कि 102 लोगों को सजा मिल जाए, इनमें से इक्विटल भी हो सकता है। यानी ये जो लिस्ट 102 लोगों पर मुश्तमिल है, ये कम भी हो सकता है। बिल्कुल, ये एक्विट भी हो सकते हैं, क्योंकि जब इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं, आपकी डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, वो एविडेंस प्रॉपर देती है, प्रोसिक्यूशन अपना केस वीक पे प्रोड्यूस करती है, उनके पास इतनी ज़्यादा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिफ हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, सिग्नल स्ट्रेंथ का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। हमें हसन रजा पाशा साहब ने, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। जस्टिस याया आफरीदी ने आज जो इख्तलाफी नोट लिखा है और उसमें यह कहा है कि अगर फुल कोर्ट बेंच बन जाए, खासतौर पे जब 2 सीनियर जजेस जो हैं अपने आप को रिक्यूज कर चुके हैं, इससे सीनियर प्यूरी जज जस्टिस काजी फायजीसा ने भी बेंच से अलहदा कर लिया है, और सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट भी है, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का भी वो कहते हैं कि जब तक इसके ऊपर फैसला नहीं आता, कोई भी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट बनाएगी वो गैर कानूनी और गैर आईनी होगा। जस्टिस याया आफरीदी के इस नोट पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हसन रजा पाशा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने जो नोट तहरीर किया है, इस नोट के बाद अब इस बेंच का इस मुकदमे को सुनना आपको लग रहा है कि फिजिबल होगा, या अब ये बेंच वाकई जैसे जस्टिस याहिया अफरीदी कह रहे हैं बेवकूफ़ हो जाएगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कोई डिसीजन दे और फिर उसके ऊपर स्टैंड भी कर सके? देखिए, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने और इससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी फुल कोर्ट की बात की, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप आइसोलेशन में लेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। दोनों का ऑलमोस्ट एक जैसे ही जो है वो स्टैंड था, और उसकी रीज़न ये है कि 2015 में जो 17 मेंबर्स बेंच ने एक इसी तरह के एक मैटर में, आल दो कि उसमें सनसेट क्लॉज थी कि 2 साल के लिए आइन में अमेंडमेंट हुई थी आर्मी कोर्ट्स के हवाले से, और उसमें बाय मेजॉरिटी यानी 11-6 की एप्लीकेशंस खारिज हो गई थी। तो उसको जरूर देखना पड़ेगा आपको कि 11 मेंबर्स ने ऑलरेडी एक वर्डिक्ट दे दिया है कि ये जो आइन में तरमीम हुई है वो ठीक है, इंसानी हकूक उस वक्त भी बहाल मुअत्तल नहीं हुए थे, और जो फंडामेंटल राइट्स वाले आर्टिकल्स थे वो मौजूद थे, वो मुअत्तल नहीं हुए थे। उनकी मौजूदगी में 11 मेंबरान थे, उन्होंने आर्मी कोर्ट्स में ट्रायल को जायज करार दिया था, जो है वो उससे खिलाफ किया था, और उन्होंने ये लिखा था कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं होना चाहिए। तो क्या देखना ये है कि क्या 6 मेंबर्स का जो आज जो बेंच काम कर रहा है, क्या इनका वर्डिक्ट ये डोमिनेट कर जाएगा उन 11 मेंबर्स पे? बात ये होती है कि एक धड़ा ये कह रहा है कि जनाब चूंकि उसमें आइन में अमेंडमेंट हो गई थी इसलिए वो और सूरत हाल है, लेकिन थिन लाइन है। देखिए, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि आर्मी जो आर्मी कोर्ट्स हैं, आर्मी एक्ट के तहत जो बनाई गई हैं, सिविलियंस का उनमें ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उन्होंने कह दिया हो सकता है। तो इसको आप बिल्कुल मैं समझता हूँ कि जस्टिस अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, इनकी राय बिल्कुल ठीक है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आज की समाअत में अगर रिमार्क्स को देखा जाए तो सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आईनी तरमीम का मुतालबा तो किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि इसके लिए आईनी तरमीम रिक्वायर्ड है, लेकिन दूसरी तरफ 102 लोगों की फहरिस्त आज अटॉर्नी जनरल ने पेश कर दी है, जिसको पब्लिक करने का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इस्तफसार किया गया, लेकिन उन्होंने कहा मैं इंस्ट्रक्शंस लूंगा फिर कुछ कह सकता हूं कि इसको पब्लिक किया जाए या नहीं किया जाए। अब 102 लोगों को क्या कमांडिंग ऑफिसर को हैंड ओवर कर दिया है एटीसी कोर्ट ने? क्या इनका ट्रायल शुरू हो गया है? क्योंकि खासा अबहाम था कल डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर अटॉर्नी जनरल के पहले रिमार्क्स में। कल यूं लगा कि जैसे 102 लोगों का ट्रायल शुरू हो गया है, तो इस क्या मतलब समझा जाए इसका? तफ्तीश हो रही है या ट्रायल हो रहा है? क्या तफ्तीश को भी फिर ट्रायल ही कहेंगे? इसको किस तरह से देखते हैं आप? रेहान साहब, मैं समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का जो ये इस्तफसार है कि 102 की लिस्ट पब्लिक कर दी जाए, ये कोई इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है। इसको मैं सपोर्ट करता हूँ कि इसमें इनको लाजमी लिस्ट पब्लिश करनी चाहिए, और उन 102 जो मुल्ज़मान हैं उनके लवाहिकीन को पता होना चाहिए कि उनके जो रिश्तेदार हैं, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पोता, जो भी है, उनको पता होना चाहिए कि ये आर्मी कोर्ट्स में जिनके केसेस पेंडिंग है।